हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले बाटला हाउस एनकाउंटर की आज 12वीं बरसी है। साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर का नेतृत्व करने वाले 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कर्नल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर एक पुस्तक भी लिखी है। आइए जानते हैं कि इस पुस्तक के जरिए कर्नल सिंह ने क्या राज और लोगों के साथ साझा किए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इस किताब के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस किताब के जरिए ये बताना चाहता था कि किस परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर जो टेररिज्म को डील करते हैं, चाहे वो स्पेशल सेल के हों, चाहे वो किसी भी एंटी टेररिस्ट सेल के हों, उनको ग्राउंड लेवल पर क्या क्या फेस करना पड़ता है। दूसरा, मैं अपने ऑफिसर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है उनके अथक प्रयासों को अपनी बुक में हाईलाइट करना चाहता था। बेसिकली ये दो रीजन थे किताब लिखने के। लेकिन आपने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि इनकाउंटर को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स भी करती हैं। उस समय ये जो बात है सितंबर 2008 की है। इमीडिएट बाद 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले थे असेंबली के, और फिर नेक्स्ट ईयर के शुरू में 2009 के शुरू में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी थे। तो उस समय कुछ सेक्शंस थे पॉलिटिक्स के, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग थे, बहुत लिमिटेड नंबर के लोग थे जिन्होंने ये कोशिश की कि इसका फायदा उठाया जा सके वोट बैंक के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए इसमें। यानी आपका ये मानना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है? ये डिपेंड करता है, बट उस समय भी कुछ सेक्शन था और कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट एज सच पॉलिटिक्स में पूरे लोग ऐसे नहीं हैं। एंड दूसरी चीज बहुत जरूरी है, इसीलिए एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस होनी चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर किसी को भी अगर ये लगता है कि इस एनकाउंटर में कुछ उनके पास एविडेंसेस आए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो पुलिस काम कर रही है उसमें कुछ कमी रह गई है या उन्हें गलत काम कर रहे हैं, तो उस एजेंसी को वो बताएं, उस सिस्टम को ये बताएं कि भाई ये गलत है, और वो सिस्टम अपनी इंक्वायरी करके बताए कि गलत है, सही है। और अगर कोई चीज गलत की है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया फिर भी बिना एविडेंसेस के एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना ये ठीक नहीं है, और इसलिए एक जरूरत है नेशनल पॉलिसी की टेररिज्म के ऊपर। एक पुलिस अधिकारी को एनकाउंटर करने के बाद किस किस तरह की इंक्वायरियों से जूझना पड़ता है? देखिए, आज की डेट में एक तो इंटरनल इंक्वायरी हम अंडरस्टैंड करते हैं सीनियर लेवल पे कि भाई क्या एनकाउंटर में कोई गड़बड़ तो नहीं थी। जैसे इस केस में मैंने पहले मौके पे जो सब इंस्पेक्टर था राहुल, एसीपी संजीव, उनसे पूछा। जब हॉस्पिटल गए तो जिसमें जहां मोहन एडमिट था, तो वहां पर धर्मेंद्र उसको लेकर आया था जो मौके पर था एनकाउंटर के टाइम में। धर्मेंद्र से मैंने अलग पूछा। फिर जब एम्स में गए तो वहां पर हेड कांस्टेबल बलवंत एडमिट था जिसके हाथ में गोली लगी थी, उससे अलग पूछा। अगर तीनों वर्जन्स में अगर कोई डिफरेंस आता है दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट तीनों वर्जन्स में कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एनएचआरसी को रिपोर्ट जाती है, वो अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में। तीसरी जो है एसडीएम की इंक्वायरी होती है। चौथा जो है एक इंडिपेंडेंट पुलिस एजेंसी इंक्वायरी करती है, जैसे इस केस में क्राइम ब्रांच ने की, और वो एक अपनी रिपोर्ट फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्क्रूटनी करता है जुडिशली। इस केस में माइनॉरिटी कमीशन ने भी रिपोर्ट मांगी थी। तो मेरा व्यू इसमें यह है कि एक ऑल एनकम्पासिंग एजेंसी होनी चाहिए। टेररिस्ट से रिलेटेड किसी भी एनकाउंटर की वही इंक्वायरी करे, और उस इंक्वायरी में अगर उसको कुछ गलत मिलता है तो एक्शन ले। लेकिन जगह जगह इंक्वायरी होने से क्या होता है कि जो ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी एनर्जीज वेस्ट होती हैं। आपने एक टेररिस्ट पकड़ा, अभी 5 और पकड़ने हैं, उनके ऊपर एनर्जी लगनी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होकर रिपोर्ट्स बनाने में लग जाती हैं। तो इसलिए एक ही ऑल एनकम्पासिंग इंक्वायरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन केसेस की इंक्वायरी करे और उसके बेस पर डिसीजन ले।
बाटला हाउस के सिलसिलेवार धमाके हों या दिल्ली में इसके पहले भी सिलसिलेवार धमाके हों, आपने उन धमाकों की लगातार इंक्वायरी की और उनकी पोल खोली। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में अपना जाल बिछाता है यहां पर लोगों को फंसाने के लिए और अपना मकसद सॉल्व कराने के लिए। देखिए, जो कश्मीर में जो हमारी प्रॉब्लम चली आ रही है 1947 से, एक हमारे पोर्शन पे पाकिस्तान ने कब्जा भी कर लिया था 1947 में, उसके बाद से उनकी कोशिश रही है कि पहले कश्मीर में फिर भारत के और पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें। 1970s के एंड में पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट की गई, एक पंजाब टेररिज्म उभरा पाकिस्तान की सपोर्ट से। उसके बाद 80s के एंड में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, बहुत सारे टेररिस्ट कश्मीर में आने लगे, मासेकर भी हुए लोगों के वहाँ पर, जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे, उनको भागना भी पड़ा वहाँ से। इनिशियली जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही वो ये रही कि अपने यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देके भारत भेजा जाए, डायरेक्टली लड़ने के लिए, जैसे कश्मीर में शुरू किया। लेकिन 90s में उन्होंने, उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज हुई, उन्होंने रेजिडेंट एजेंट भेजने शुरू करे। रेजिडेंट एजेंट का मतलब है कि वो यहाँ आएंगे, इंडिया में किसी जगह सेटल होंगे, इंडियन सिटीजनशिप दिखा के, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे वेस्ट बंगाल से या किसी और जगह से, ये दिखाने के लिए वो भारत के रहने वाले हैं, फिर कहीं जाके बिजनेस शुरू करेंगे, उसके बाद शादी कर लेंगे यहाँ पर, एज इफ पूरी तरह से इंडियन आइडेंटिटी ले लेंगे। फिर वहाँ से पाकिस्तान से और लोग आएंगे और ये उनको शेल्टर देंगे। उसके बाद एक्सप्लोजिव आएगा, चीज़ें आएंगी, फिर ये बम ब्लास्ट वगैरह करना शुरू करेंगे। ऐसा एक मॉड्यूल हमारी क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पुलिस की 98 में ब्रेक किया था, जिन्होंने 42 ब्लास्ट किए थे दिल्ली और उसके आसपास। फिर 9/11 हुआ, जो अमेरिका में ट्विन सेंटर अटैक हुआ था। उसके बाद पूरे दुनिया का एक दृष्टिकोण बदला टेररिज्म के ऊपर, और यूनाइटेड नेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई देशों पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक यूनिट, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई देशों पर। तो पाकिस्तान की जो ISI है उसने फिर ये प्लान किया कि बजाय पाकिस्तान के लोगों को भेजने के, इंडिया से लोगों को ल्योर किया जाए और उनको ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर टेररिज्म कराया जाए। तो ये फेज़ जो है इंडियन मुजाहिदीन वाला फेज़ है, वो इस पॉलिसी के तहत बना। और इंडियन मुजाहिदीन अल्टीमेटली 2008 के बाद धीरे धीरे उसका नष्ट होने लगी, और आज की डेट में उनके बहुत ही कम लोग बचे हैं जो इंडिया में नहीं हैं। पाकिस्तान या दुबई में शेल्टर लिया उन लोगों ने, उनके बारे में नहीं पता कि उनका आज की डेट में एग्जिस्टेंस है या नहीं है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पाकिस्तान का प्लान रहता, अभी फिर कश्मीर पे उन्होंने कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है, और ट्रेनिंग करने के बाद वो इन्फिल्ट्रेट कराते हैं और फिर वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। पाकिस्तान जो है, मैं आपसे ये सब पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि आपने इतना लंबा समय देखा बाटला हाउस और उसके बाद भी आप देखते रहे, तो पाकिस्तान का जो टेरर प्लान है वो किस तरह से बदलता रहता है? जैसे बाटला हाउस में किस तरह से बदला, और प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से बदलता हो? लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि इनिशियली वो पाकिस्तानी लोगों को ही भेज रहे थे, उन्हीं के वहीं के लोगों को ट्रेन करके भेज रहे थे, और कश्मीर उनका कंसंट्रेशन था। 90s में उनका कंसंट्रेशन कश्मीर से शिफ्ट होके दूसरी जगह आ गया, भारत के डिफरेंट पार्ट्स में आ गया। जो हमने देखे कि ब्लास्ट हुए हैं 95, 96, 97 में ब्लास्ट हुए हैं, उसका रीज़न ये था। फिर उसकी पॉलिसी चेंज हुई 9/11 के बाद, क्योंकि उसको लगता था कि इंटरनेशनली लोग उसको तंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, ये प्रेजेंट किया गया कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म पे एक्शन नहीं ले रहा है। उस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, जिसका मतलब ये है कि उसको जब लोन देंगी विदेशी जो कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, वो ज़्यादा चार्ज करेंगे या नहीं भी देंगे लोन्स, और हो सकता है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी आ जाए। तो इस वजह से कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को गलत दृष्टि से देखा जाएगा कि भाई ये कंट्री तो ऐसा है जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने इंडियन ओरिजिन के लोगों को ल्योर करना शुरू करा, उनको ट्रेनिंग दी और उनको वापस यहाँ ब्लास्ट के लिए भेजा। उसमें इंडियन मुजाहिदीन उनकी बने। अभी रिसेंटली उनके पास ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जो इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में कर रहा हो, लेकिन कश्मीर में अभी भी वो
इन्फिल्ट्रेट करा के आदमियों को, अब कश्मीर के यूथ्स को कुछ को लेके वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर टेररिज्म कराया जाए। इंडियन मुजाहिदीन की रीढ़ की हड्डी जब आप लोगों ने तोड़ दी तो मुझे लगता है कि 2009 के बाद से दिल्ली में कोई बड़ा बम धमाके नहीं हुए। तो आपका क्या मानना है कि दिल्ली में पिछले 12 साल से सब कुछ ठीक है, दिल्ली भगवान भरोसे है या हमारी एजेंसियों की सतर्कता है? देखिए, हमारी एजेंसीज काफी सतर्कता से काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने और NIA ने काफी लोग पकड़े हैं और IB ने उनको इंटेलिजेंस दी और हर इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया है। तो 2008 के बाद भी काफी टेररिस्ट पकड़े गए हैं और इस चौकसी की वजह से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वजह से ही जो है ब्लास्ट जो है कंट्रोल होते हैं और टेररिस्ट सफल नहीं हो पाते। बाटला हाउस पे वापस लौटते हैं सर। बाटला हाउस इतना बड़ा दौर रहा, उसमें एक चीज जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान की? कि उस समय जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जैसे एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि 2 आई विटनेस थे जो अपने घर के बाथरूम से देख रहे थे। इस पर अब ये बिल्डिंग जो है 4 स्टोरी बिल्डिंग है, जो 108 फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते थे, वो 4th फ्लोर पर है। एडजॉइनिंग बिल्डिंग 2 फ्लोर्स की है, कोई आदमी नहीं देख सकता है इसको। वो कहता है जी वो अपने बाथरूम से इसके घर में देख सकता था। आई डोंट नो ऐसा कैसे हो सकता है, किस बाथरूम से किसके घर के अंदर देखा जा सकता है? ऐसा कोई वो नहीं था। कोई ऐसा आई विटनेस होता तो कहीं ना कहीं आता इतने सालों में, ऐसी बात भी नहीं हुई। फिर उस आई विटनेस ने क्या बताया कि जी पहले ऊपर आए, इनसे झगड़ा हुआ, फिर खींच के नीचे ले गए, नीचे गोली मारी, फिर सीढ़ियों से ऊपर घसीटते हुए लाए। इनकी बॉडी पे जो टेररिस्ट की वहां एनकाउंटर में मरे हैं, कोई भी मार्क ऐसा नहीं था जो इंडिकेट करे कि इनको ड्रैग किया गया है। दूसरे फिर उसमें यह कहा गया जी मोहन चंद को इनकी टीम के किसी आदमी ने मार दिया और पीछे से गोली मारी, 3 गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि 2 गोली लगी मोहन को और दोनों गोली सामने से लगी। तीसरा इन्होंने कहा जी ये जो वहां मरे हैं टेररिस्ट, ये तो इनोसेंट थे, इन्होंने तो गोली चला ही नहीं। तो एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है जो हैंड वॉश लिया जाता है, वो डॉक्टर लेता है, पुलिस नहीं लेती उसको। तो एम्स में जब इनका पोस्टमार्टम हुआ टेररिस्ट का, इनका हैंड वॉश लिया गया जो CFSL में भेजा गया। CFSL ने कहा कि इनके हैंड वॉश में गन पाउडर मौजूद है, दैट मीन्स इन्होंने फायर किया है। तो ये भी एस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने पुलिस पे फायर किया था। और NHRC ने बड़ी डिटेल्ड में इंक्वायरी की है इसके बारे में, लेकिन बहुत से लोगों ने बिना सच को जाने, बिना एविडेंस को जाने, उनको तोड़ मरोड़ के पेश करके ये कोशिश की कि भाई एक स्टोरी बनाई जाए। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ। बाटला हाउस की लंबी लड़ाई और जद्दोजहद के बाद सबसे बड़ी बात ऐसी क्या हुई जिससे आपको सुकून मिला? NHRC की रिपोर्ट आई, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट ने कहा उसमें कि NHRC में जो इंक्वायरी करते हैं वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है उसकी। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नहीं माना और अल्टीमेटली कहा कि भाई ये एनकाउंटर जेन्युइन है। इससे बड़ा सुकून मिला कि जो हमारा व्यू था, वर्जन था, जो हमारा स्टैंड था, वो अल्टीमेटली लीगली स्टैंड किया। ये थे हमारे साथ 1984 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री कर्नैल सिंह, जो दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के अलावा ED के डायरेक्टर का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। श्री कर्नल सिंह का साफ तौर पर मानना है कि इनकाउंटर होने के बाद उसकी जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा नहीं कराई जानी चाहिए, बल्कि एक एजेंसी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, जिससे इनकाउंटर करने वाली एजेंसी के काम में किसी तरह की कोई बाधा न आ पाए। ओम प्रकाश तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।